नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बेडौल शरीर वाली पत्नी। सेव बनाते हुए शिव सहाय ने एक उड़ती नजर पत्नी पर डाली। उसे उसका बेडौल शरीर और फैलता हुआ सा लगा। वह नौकरानी को धुले कपड़े अच्छी तरह निचोड़कर सुखाने का आदेश दे रही थी। उसने खुद अपनी साड़ी झाड़कर बताई तो उसका थुलथुल शरीर बुरी तरह हिल गया। सांस फूलने से स्थिति और भी बदतर हो गई और वह पास पड़ी कुर्सी पर ढहसी गई। क्या ढोल गले बांध दिया है उसके माँ बाप ने। उसने उसके जन्मदाताओं को मन ही मन धिक्कारा। क्या मेरी शादी ऐसी ही औरत से होनी थी। मूर्ख, बेडौल, भद्दी सी औरत। गोरी चमड़ी ही तो सब कुछ नहीं। तुम क्या हो। वह दिन में कई बार पत्नी को ताने देता, बात बात में लताड़ता। जरा भी शऊर नहीं। घर द्वार कैसे सजाते संवारते हैं, साथ ले जाने के काबिल तो हो ही नहीं। जब तक दोस्त यार घर आते हैं तो कैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जब देखो सिर दर्द, माथे पर जकड़कर बांधा कपड़ा, सूखे गाल और भूरी आंखें। उसके प्रति शिव सहाय की घृणा कुछ और बढ़ गई। उसने सामने लगी कलाकृतियों को देखा, वार्निश के डब्बों और ब्रशों पर सरसरी निगाह डाली, बिजली की फिटिंग के सामान को निहारा। कुछ देर में मिस्त्री, मैकेनिक सभी आकर अपना काम शुरू कर देंगे। उसने बेरहमी से घर की सभी पुरानी वस्तुओं को बदलकर एकांत के उपेक्षित स्थान में डलवा दिया था। क्या इस औरत से भी छुटकारा पाया जा सकता है। मन में इस विचार के आते ही वह स्वयं सिहर उठा। 42 वर्ष की उम्र के करीब पहुंची उसकी पत्नी कमला कई रोगों से घिर गई थी। दवा दारू जान के साथ लगी थी, फिर भी वह उसे सब तरह से खुश रखने का प्रयत्न करती। लेकिन उन्नति की ऊंचाइयों को छूता उसका पति उसे प्रताड़ित करने में कसर नहीं छोड़ता। अपनी कमला के हर काम में उसे नजर आता। सोचता, क्या मिला इससे। 2 बेटियां थी जो अब अपना घर बार बसा चुकी है। बाढ़ के पानी की तरह बढ़ती दौलत किस काम आएगी। 58 वर्ष की उम्र में वह आज भी कितना दिलकश और चुस्त दुरुस्त है। कुर्सी पर निढाल सी हाँफती पड़ी पत्नी के रंगे बाल धूप में एकदम लाल दिखाई दे रहे थे। वह झल्लाता हुआ बाथरूम में घुस गया और देर तक लंबे टब में पड़ा रहा। पानी में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी। हल्के गरम खुशबूदार पानी में निश्चल पड़े रहना उसका शौक था। कमला उसके हाव भाव से समझ गई कि वह खफा है। उसने खुद को संभाला और कमरे में आकर दवा की पुड़िया मुंह में डाल ली। बड़ी बेटी का बच्चा बेवहाव उसने अपने पास ही रख लिया था। बस उसने अपने इस लाडले के बचपन में अपने को जैसे डुबो लिया था। नहीं तो नौकरों से सहेजी इस आलीशान कोठी में उसकी राहत के लिए क्या था। 2.5 दशकों से अधिक समय से पत्नी के लिए धन दौलत का गुलाम पति निरंतर अजनबी होता गया था। क्या यह यूं ही आ गई। 18 वर्ष की मोहिनी सी गोल मटोल कमला जब ससुराल में आई थी तो क्या था यहाँ। 3 मंजिले पर किराए का एक कमरा, एक बालकनी और थोड़ी सी खुली जगह थी। ससुर शादी के 2 वर्षों पहले ही दिनमगत हो चुके थे। घर में थी जोड़ों के दर्द से पीड़ित वृद्धा सास और 2 छोटी नंदे। पिता की घड़ी साजी की छोटी सी दुकान थी जो पिता के बाद शिव सहाय को संभालनी पड़ी, जिसमें मामूली सी आय थी और खर्च लंबे चौड़े थे। उस लंबे से कमरे में एक ओर टीन की छत वाली छोटी सी रसोई थी, दूसरी ओर एक किनारे पर्दा डालकर 9 दंपत्ति के लिए जगह बनाई गई थी। पीछे की ओर एक अलमारी और एक दीवार घड़ी थी। यही था उसका सामान रखने का स्थान। दिन में पर्दा हटा दिया जाता, सैया पर नंदे उछलती कूदती अपनी भाभी का तेल फुलेल इस्तेमाल करने की फिराक में रहती। कमला मुंह अंधेरे रसोई में जुट जाती। बच्चों को स्कूल जाना होता था और पति को दुकान। जल्दी ही वह भी एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई। शुरू में शिव सहाय अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसे लगता उसकी उजली गुलाबी आभा लिए पत्नी कम्मो गृहस्थी की चक्की में पीसती हुई बेहद कमजोर और धूमिल होती जा रही है। रात को वह उसके लिए कभी रबड़ी ले आता तो कभी खोए की मिठाई। कमला का आगमन इस परिवार के लिए समृद्धि लाने वाला सिद्ध हुआ।
दुकान की सीमित आय धीरे धीरे बढ़ने लगी। कमला ने पति को सलाह दी कि वह दुकान में बेचने के लिए नई घड़ियां भी रखे। केवल पुरानी घड़ियों की मरम्मत करना ही काफी नहीं है। चुपके से उसने पति को अपने कड़े और गले की जंजीर बेचने के लिए दे दी ताकि वह नई घड़ियां ला सके। इससे उसकी आय बढ़ने लगी। काम चल निकला। किसी कारण से पास का दुकानदार अपनी दुकान और जमीन का एक टुकड़ा उसके हाथों सस्ते दामों में बेचकर चला गया। दुकान के बीच का पार्टीशन निकल जाने से दुकान बड़ी हो गई। उसकी विश्वसनीयता और ख्याति तेजी से बढ़ी। घड़ी के ग्राहक दूर पास से उसकी दुकान पर आने लगे। मॉडर्न वॉच शॉप का नाम शहर में नाम गिरामी हो गया। मॉडर्न वॉच शॉप से अब उसे मॉडर्न वॉच कंपनी बनाने की धुन सवार हुई। उसके धन और प्रयत्न से घड़ी बनाने का कारखाना खुला। बढ़िया कारीगर आए। फिर बढ़ती आमदनी से घर का काया पलट हो गया। बढ़िया कोठी, एम्बेसडर कारें और सभी आधुनिक साजो सामान। बस पुरानी थी तो पत्नी कमला। दौलत को वह अपने प्रयत्नों का प्रतिफल समझने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे कमला के त्याग व सहयोग की याद भी उजागर हो जाती। अभावों की दुनिया में जीते उसके परिवार और उसे आखिर इसी औरत ने तो संभाल लिया था। उसने खुद भी क्या कुछ नहीं किया। घर सोने चांदी से भर दिया है। इस बदहाल औरत के लिए रात दिन डॉक्टर को फोन खटखटाते, मोटे बिल भरते, खूबसूरत जिंदगी गंवा रहा है। यदा कदा उसके मन में तूफान सा उठने लगता। वह अर्ध बीमार सी पत्नी पर गालियों की बौछार कर देता। कितनी सीधी और शांत औरत है। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं। बस एक मुस्कान चिपकाए खाली सा चेहरा और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान। गृहस्थी की गाड़ी यूं ही हिचकोले खाती चल रही थी। कभी कभी एक दुष्ट विचार उसके मन में गहरा जाता। काश कोई अच्छी सी पत्नी आ सकती इस घर में। पर नई गृहस्थी बसाने की बात क्या सोची भी जा सकती है। वह नाना बन चुका है। नवासा 21 वर्ष का होने को आया। इंजीनियर बनने में कुल 2 साल ही तो शेष है। वही तो संभालेगा उसका फलता फूलता धंधा। रिश्ते के लिए अभी से लोग चक्कर लगाने लगे हैं। ऊपर की मंजिल उसके लिए तैयार कराई गई है। उसका एयर कंडीशन बेडरूम और अनोखी साज सज्जा का ड्राइंग रूम। उसके लिए पत्नी के चुनाव के बारे में वह बहुत सजग है। नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ पत्नी से वैभव के संबंध के बारे में सलाह मशवरा करना चाहता था, लेकिन आज वह और भी पुरानी व बीमार दिखाई दे रही थी। उसकी मेज की दराज में अनेक फोटो और पत्र वैभव के संबंध में आए पड़े हैं, लेकिन क्या इस फुहड़ स्त्री से ऐसे नाजुक प्रसंग को छेड़ा जा सकता है? वह कुछ देर तक चुप बैठा ब्रेड के स्लाइस का टुकड़ा कुतरता रहा। मन ही मन अपने आप पर झुंझलाता रहा। न जाने क्यों व्यर्थ का आवेश उसकी आदत बन चुकी है। उसकी दरिद्रता के दिनों की साथी, उसकी सहायिका ही नहीं, अर्धांगिनी भी। न जाने क्यों आज उसके लिए बेमानी हो चुकी है। कभी कभी अपनी सोच पर वह बेहद शर्मिंदा भी होता। कमला को पति की भारी डाक देखने तक में कोई रुचि नहीं थी। नौकर गेट पर लगे लेटर बॉक्स से डाक निकालकर अपने साहब की मेज पर रख आता था, लेकिन आज नाश्ते के बाद बाहर टंगे झूले पर बैठी कमला ने पोस्टमैन से डाक लेकर झूले के हत्थे पर रख लिया। 2-3 मोटे लिफाफे झट से नीचे गिर पड़े। उसने उन्हें उठाया तो उसे लगा लिफाफों में चिट्ठी के साथ फोटो भी है। सोचने लगी किसके फोटो होंगे। उसने उन्हें उल्टा पलटा तो कम चिपका एक लिफाफा यूं ही खुल गया। एक कमसीन सी लड़की की फोटो उसमें से झांक रही थी। उसने पत्र पढ़ा। वैभव के रिश्ते की बात लिखी थी। तो यह बात है, चुपचाप बहू लाने की योजना चल रही है और उसे कानों कान खबर तक नहीं। क्या हूँ मैं? केवल एक धाय मात्र। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सदा से सबकी झिड़कियां खाती आई हूँ। पहले सास की सुनती रही, उनसे डर डर कर जीती रही। यहाँ तक कि छोटी नंदे भी जो चाहती कह लेती थी। उसे सबकी सहने की आदत पड़ गई है
उसकी अपनी बेटियां भी उसकी परवाह नहीं करती और अब यह व्यक्ति जो कहने को पति है उसे निरंतर तिरस्कृत करता रहता है। आखिर क्या दोष है उसका? कल घर में देवते की बहू आएगी तो क्या समझेगी उसे? घर की मालकिन या कोने में पड़ी एक दासी, उसकी दशा क्या होगी? उसकी आज जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों डरती है वह हर किसी से? उसके पति ने भी कभी उसके रूप की सराहना की थी, उसे प्यार से दुलारा था, छाती से चिपटाकर रातें बिताई थी। अब वह एक खाली ढोल होकर रह गई है। साज सज्जा की सामग्री से अलमारियां भरी है, साड़ियों और सूटों से वार्डरोब भरे पड़े हैं, लेकिन इस बीमार थुलथुल देह पर कुछ सुहाता ही नहीं। कम्मो झूले से उठ खड़ी हुई और ड्रेसिंग मेज पर जाकर खुद को निहारने लगी। क्या इस देह में अभी कुछ शेष है? उसे लगा। उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज आ रही है, कम्मो, अपनी स्थिति के लिए केवल तू ही जिम्मेदार है। तू अपने पति की उन्नति में सहायक बनी, लेकिन उसकी साथी नहीं बनी। वह ऊंचाइयां छूता गया और तू जमीन का जर्रा बनती गई। वह आधी रात को घर में घुसा, तूने कभी पूछा तक नहीं, बस उसके स्वागत में आंखें बिछाई रही। उसकी इच्छा हुई वह भी आज गुलाब की पंखुड़ियों में नहाए। उसने बाथरूम के लंबे टब में गुलाब की पंखुड़ियां भर दी, गीजर ऑन कर दिया, गर्म फुहारों से टब लबालब भर गया तो उसमें जाकर लेटी रही। उसमें से कुछ समय बाद निकली तो काफी हल्का महसूस कर रही थी। आज उसने अपनी मनपसंद साड़ी पहनी और हल्का मेकअप किया। अब वह जिएगी तो अपने लिए, कोई परवाह करे या न करे। एक आत्मविश्वास से वह खिलने लगी थी। स्नान के बाद ऊपर जाकर धूप में जाने की इच्छा उसमें प्रबल हो उठी, लेकिन एक अरसे से वह सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी। घर की ड्योढ़ी लांघती तो उसकी सांस बेकाबू हो जाती है, फिर इतनी अधिक सीढ़ियां कैसे चढ़ेगी? फिर भी आज उसे स्वयं को रोक पाना असंभव था। उसने धीरे धीरे 3-4 सीढ़ियां चढ़ी तो सांस ऊपर नीचे होने लगी। वह बैठ गई, सामान्य होने पर फिर चढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह छत पर थी। नीले आसमान में सूर्य चमक रहा था। उसे अच्छा लगा। वह आराम से झुककर सीधी हो सकती है। बिना कष्ट के उसने आगे पीछे फिर दाएं बाएं होने का यत्न किया तो एक लचक सी शरीर में दौड़ गई। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद वह बिना किसी परेशानी के नीचे उतर आई। रसोई में रसोइया खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। कमला काफी समय से वहां नहीं झांकी थी। नंदू पूछता क्या बनेगा तो बेमन से कह देती, साहब की पसंद तो जानता ही है। पुराना नौकर मालिकों की आदतें जान गया था, इसलिए बिना अधिक कुछ कहे वह उनके लिए विभिन्न व्यंजन बना लेता। समय पर नाश्ता और खाना डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता। घी मसालों में सराबोर सब्जियां, चावल, रायता, दाल, सलाद, सभी कुछ। कमला तो बस 2-4 कौर ही मुंह में डालती थी, पर फिर भी काया फूलती ही गई। उसका यही बेडौल शरीर ही तो उसे पति से दूर कर गया है। कमला नीचे आई तो रसोई घर में घुस गई। उसे और आज स्वयं भोजन बनाने की इच्छा थी। कमला ने हरी सब्जियां छांट कर निकाली, फिर स्वयं ही छील काट कर चूल्हे पर रख दी। आज से वह उबली सब्जियां खाएगी। शिव सहाय कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। कमला एक तृप्ति और आजादी महसूस कर रही थी। आज की सी जीवनचर्या को वह लगातार अपनाने लगी। शारीरिक श्रम की गति और अधिक कर दी। उसे खुद ही समझ में नहीं आया कि अब तक उसने न जाने क्यों शरीर के प्रति इतनी लापरवाही बरती और मन में क्यों एक उदासी ओढ़ ली। शिव सहाय दौरे से वापस आया और बिना कमला की ओर ध्यान दिए अपने कामों में व्यस्त हो गया। पति पत्नी में कई कई दिनों तक बातचीत तक नहीं होती थी। शिव सहाय काम काज के बाद ड्राइंग रूम की सामने वाली कुर्सी पर आंख मूंद कर बैठा था। एकाएक निगाह उठी तो पाया एक सुडौल नारी लॉन में टहल रही है। उसका गौर पृष्ठ भाग आकर्षक था। कौन है यह? चाल ढाल परिचित सी लगी। वह मुड़ी तो शिव सहाय आश्चर्य से निहारता रह गया। कमला में यह परिवर्तन, एक स्फूर्तिमय प्रौढ़ा नारी की गरिमा। वह उठकर बाहर आया, बोला, कम्मो तुम हो? मैं तो समझा था, कम्मो ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा।
क्या समझा आपने कि कोई सुंदरी आपसे मिलने के इंतजार में टहल रही है? शिव सहाय ने बोलने का और मौका न दे कम्मो को अपनी ओर खींचकर सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी बहुत उपेक्षा की है मैंने, पर यकीन करो अब भूलकर भी ऐसा नहीं होगा। आखिर मेरी जीवन सहचरी हो तुम। कम्मो का मन खुशी से बांसों उछल रहा था। बरसों बाद पति का वही पुराना रूप देखकर, वही प्यार पाकर उसने निर्णय ले लिया कि अब इस शरीर को कभी बेडौल नहीं होने देगी। सच संवर कर रहेगी और पति के दिल पर राज करेगी। वैभव की शादी के लिए वधू का चयन दोनों की सहमति से हुआ। निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों और परिचितों में बांटे गए। शादी की धूम निराली थी। सज्जित कोठी से लंबे चौड़े समियाने तक का मार्ग लहराती सुनहरी रूपहली महराबों और रंगीन रोशनियों से चमचमा रहा था। स्टेज पर नाच रंग की महफिल जमी थी तो दूसरी ओर स्वादिष्ट व्यंजनों की बहार थी। अतिथि मनपसंद पेय पदार्थों का आनंद लेकर आते और महफिल में शामिल हो जाते। आज कमला ने भी जमकर श्रृंगार किया था। वह अपने अनूठे सौंदर्य में अलग ही दमक रही थी। कीमती साड़ी और कंधे पर सुंदर पर्स लटकाए वह इष्ट मित्रों की बधाई व सौगात ग्रहण कर रही थी। वह थिरकते कदमों से महफिल की ताल में ताल मिला रही थी। लोगों ने शिव सहाय को भी साथ खींच लिया। फिर क्या था, दोनों की जोड़ी ने वैभव और नगीने सी दमकती नौ वधू को भी साथ ले लिया। अजब समा बंधा था। कल की उदास और मुरझाई कमला आज समृद्धि और स्वार्थ की लालिमा से भरपूर दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज वह शिव सहाय के घर और हृदय पर राज करने वाली पत्नी ही नहीं, उसकी स्वामिनी बन गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।